नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो सी-टेट और एच-पी-टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। सी-टेट और एच-पी-टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा योजना का लक्ष्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुनियादी शिक्षा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसके उद्देश्य क्या है, और बुनियादी शिक्षा योजना के जो जनक है, फादर है, वो किसे माना जाता है। क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो PGT का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बुनियादी शिक्षा योजना का लक्ष्य क्या है। A, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। B, शिक्षा का व्यावसायिक बनाना। C, मनुष्यों ने आधारभूत योजना को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना। D, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C, मनुष्यों के आधारभूत ज़रूरतों को शिक्षा द्वारा पूर्ण करना। कि जो हमारे पास बुनियादी शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि मनुष्य के द्वारा जितनी भी बेसिक उसकी ज़रूरतें होती हैं उन सभी ज़रूरतों को शिक्षा के द्वारा पूरा करना इसका लक्ष्य है। जबकि जो बुनियादी शिक्षा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में हुई थी। और ये जो योजना थी ये कौन इसके प्रतिपादक है? तो महात्मा गांधी इसके प्रतिपादक है। और आज इसे जो विश्वविद्यालय, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी स्तर पर इसे फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी जाना जाता है। और जो बुनियादी शिक्षा योजना है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने जो ये आइडिया दिया था? ये महात्मा गांधी ने ये आइडिया दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों से विपरीत हो तो भी हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके खालिस्तान का ध्यान रख रहा है। जो एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति है या दूसरा बालक है और आप दोनों के विचारों में मतभेद है तो आपको उत्तेजित नहीं होना है। तो आपको क्या करना है? वो किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट कर रहा है? A, संज्ञानात्मक विकास। B, भावनात्मक विकास। C, शारीरिक विकास। D, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B, भावनात्मक विकास। वह उनके इमोशनल जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट कर रहा है कि आपको अपने इमोशन के साथ नहीं बहना है। यदि कोई आपके विचारों से मतभेद रखता है तो उसके साथ भी आपको अच्छे से व्यवहार करना है और उसके साथ उसके विचारों के लिए आपको गुस्सा नहीं करना है। तो ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट एक टीचर करा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इड, ईगो तथा सुपर ईगो किस रचना का भाग है? जो इड, ईगो, सुपर ईगो है, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था। ये किसने दिया है? ये हमारे पास जो सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो एंड सुपर ईगो का प्रिंसिपल दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो किस रचना के भाग है? A, मन, माइंड। B, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। C, चेतना, कॉन्शियसनेस। D, व्यवहार, बिहेवियर। जो ये वाला क्वेश्चन है जो HP-टेट देते हैं उनको पता होगा। ये वाला क्वेश्चन कुछ टाइम पहले भी हमारे से पूछा गया था कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो किस रचना के भाग है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पर्सनैलिटी का भाग है। किसका भाग है? आपके व्यक्तित्व का भाग है। क्योंकि इड, ईगो, सुपर ईगो जो भी जिस तरह का जो आप व्यवहार करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन जानकारी। नवीन जानकारी का मतलब है कि यदि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा का मतलब क्या होता है? कि जो आपके कंसेप्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको स्कीमा कहा जाता है। तो ये जो स्कीमा का कंसेप्ट दिया था ये किसने दिया था? ये वाइगोत्स्की ने दिया था।
तो आपको पता होना चाहिए कि नवीन जानकारी जो आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसको अपने जो कंसेप्ट है उसमें शामिल करते हैं और अपने कंसेप्ट में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और जो आपके पहले के जो कंसेप्ट बने हुए जो स्कीमा बना हुआ है यदि आप उसमें परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए अनुकूलन, बी आत्मसातकरण, सी समायोजन, डी अहम केंद्रिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समयोजन। जो एडजस्टमेंट है आप अपने विचारों के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जैसे आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि यदि जैसे पहले क्या माना जाता था, पहले माना जाता था कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं जिसके वजह से वो सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है। तो ये क्या था, ये हमारा एक स्कीमा था, एक कंसेप्ट था। परंतु जब हमारे नई खोजें की गई और नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो क्या कहा गया कि जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर है और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। तो जो हमारा पहले का जो स्कीमा था उसमें क्या हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। तो जो नया जो हमारा जो स्कीमा बनता है और इस बीच में जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, इसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार खालिस्तान द्वारा रखा गया था। यहाँ पर हमारे पास एक विचार दिया गया है, एक कोटेशन दी गई है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, ए जिन पियाजे के द्वारा, बी कोहलवर्ग के द्वारा, सी वाइगोत्स्की के द्वारा, डी पावेल के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के द्वारा। जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने ही विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुपोषण है वो बच्चे को बचपन में ही हो जाता है। तो जो कुपोषण के प्रभाव के बारे में हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी गई है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ए जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बी यह बालक की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। सी बालक निराशा एवं आशंकित रहते हैं। डी यह कद को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुपोषण है, कुपोषण के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव, यह बालक के जो लर्निंग है, लर्निंग की जो योग्यता है उसको ये प्रभावित करता है। दूसरा, बालक निराशा एवं आशंकित रहते हैं। तीसरा, यह बालक के जो कद होता है, जो हाइट होता है, उसको भी ये प्रभावित करता है। आपने यदि देखा होगा कि यदि किसी बच्चे को कुपोषण है तो वो उसकी जो हाइट है या उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी या उसके टांग में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी बॉडी पार्ट में उसके प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उसके जो सीखने की जो एक योग्यता होती है उसके ऊपर भी वह उसको पूरी तरह से प्रभावित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। यदि कोई सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है। ए धर्म, बी शिक्षा, सी सरकार, डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी शिक्षा। जो एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा ही सोशल जो चेंज आता है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कारक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। बी जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के संयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। सी जो बालक के सामाजिक स्तरीयकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। डी जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो बालक के सामाजिक स्तरीयकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा विद्यालय कौन होता है, जहाँ पर जो बच्चे का जो सामाजिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाया जाए। जबकि जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी वो थी कि जो कड़ी
प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे, तो ये भी जो हमारे पास आंसर होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना भी जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव जो भावना है वो इतनी विकसित नहीं करनी है कि आप एक दूसरे के साथ जो बच्चे होते हैं वो हीन भावना के साथ उनके साथ व्यवहार करें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट थी जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। वह बिना एक दूसरे के सहयोग के व्यक्तिगत रूप से सीखे, तो ये इसके आगे की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाती है। जो एक विद्यालय है इसमें जो बालक होते हैं इसमें एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखना होता है, ना कि व्यक्तिगत रूप के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो लास्ट स्टेटमेंट थी, जो आदर्श सूत्रों को याद रखने में जोर दे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्कूल का सिर्फ ये कार्य नहीं होता है कि वो उनको जो किताबी नॉलेज है या जो क्वेश्चन आंसर है सिर्फ उसको याद करवाए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसका कार्य होता है? स्कूल का कार्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब क्या हुआ? जो सेंसरी मोटर स्किल होती है, सेंसरी मोटर स्किल का कौन सा उदाहरण होता है? ए लिखना, बी चढ़ना, सी फुदकना, डी दौड़ना। ये सारे के सारे किसके हैं? ये सेंसरी मोटर स्किल के काम है, परंतु जो सूक्ष्म है, जो आपके बिल्कुल बारीक लेवल पे काम जो किया जाता है, जो आपकी छोटी सी इंद्रियों के द्वारा काम किया जाता है, जैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिखना। यदि आप राइटिंग करते हैं तो आप अपनी उंगलियों का काम करते हैं, तो ये आपके पास सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार से हाथ से कोई और कार्य कर रहे हैं तो वो भी कैसा किस में आ जाएगा? वो भी सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जो एक टीचर होता है, यदि आपके पास आपकी क्लास में एक ऐसा बालक है जो शरारती है और जो बालक है, जो अन्य छात्र आपके पास है, उनको वो परेशान करता है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए सर्वेक्षण विधि के प्रयोग करना चाहिए, बी व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए, सी प्रायोगिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, डी पर्यवेक्षक विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या होती है? इसमें जो बालक है कि बालक को कहाँ समस्या आ रही है, वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो इसलिए जो इंडिविजुअल जो अध्ययन जो स्टडी है वो की जानी चाहिए उस बालक की, कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है या वो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? ए छात्रों की प्रगति का आंकलन करना, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो शैक्षिक विकास है उसका मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। जो आपके नॉलेज है, नॉलेज की जो आपकी कैपेसिटी है, उसका आपको नॉलेज रखना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो आपको पता होना चाहिए जो CCE है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो है आपके पास, उसमें आपके पास जो व्यापक मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी सह शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। जो CCE है उसमें क्या ये कब शुरू किया गया? ये NCF 2005 के द्वारा शुरू किया गया था, कि जिसमें आपने कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करनी है एक बच्चे की, और उसमें जो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें आपके एजुकेशन के साथ साथ जो आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ जो आपकी खेल कूद है या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर भी आपको बच्चों के मूल्यांकन का ध्यान देना है, और वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसलिए जो व्यापक मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विषयों में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो समावेशी एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, जिसमें चाहे आईक्यू के लेवल पे हो, चाहे शारीरिक मानसिक रूप से वो विभिन्न हो, जितने भी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उन सबको एक स्थान पर एक जगह पे एक जैसी शिक्षा देना ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जिन विद्यालयों में इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं, टीचर को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ए, विशेष आवश्यकता वाले बालक की पहचान और शिक्षण। बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों या बच्चों की पहचान करना और उनके लिए शिक्षण देना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनको किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले इनको जो विशेष बच्चे होते हैं उनकी पहचान करनी आनी चाहिए कि यदि कोई बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या माल एडजस्टेड स्टूडेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करें और उनके लिए किस प्रकार से शिक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में जो एक टीचर है उसको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, बी, लिखने से, सी, बोलने से, डी, सीखने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने से। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री का संबंध किससे है, तो इसका संबंध लर्निंग से है। तो आपने कभी भी देखना कि जो हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है, एजुकेशन का उद्देश्य लर्निंग होता है। और आप चीज़ों को किस प्रकार से लर्निंग करते हैं या लर्न करते हैं, और जो एक टीचर है और वो किस प्रकार से आपको उस लेवल के आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों को सफल बनाने के लिए शिक्षक को ए, छात्रों को व्यक्तिगत भेद समझाना चाहिए। बी, छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए। सी, ज़रूरत हो तब उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो छात्र है, छात्र को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत भेद समझाना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताना चाहिए, और छात्रों को, छात्र जो होते हैं उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनको मोटिवेशन देनी चाहिए कि आप किस तरह से कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको मोटिवेशन देनी चाहिए। और जब ज़रूरत हो तब उन्हें संबलित करना चाहिए। जब किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको संबलित किया जाना चाहिए। तो एक छात्र को सफल बनाने के लिए टीचर को ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।